दोस्तों कल के क्लास में देखे थे उच्च न्यायालय के बारे में। आज के क्लास में देखेंगे केंद्र राज्य संबंधी संबंध, आपात उपबंध, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग। केंद्र राज्य संबंधी संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। भारत के संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची में। केंद्र राज्य संबंधी किस सूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। संघ सूची में किए गए संशोधन। 6वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 के क जोड़ी गई, जिसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुएं के अंतर राजकीय क्रय या विक्रय पर कर। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्ट 2 के क जोड़ी गई। इनका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 के क जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली माल के पारेषण पर कर से है। 88वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 के क जोड़ी गई। इनका संबंध सेवा कर यानी सर्विस टैक्स से है। क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है? तो संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 राष्ट्र सूची स्टेट लिस्ट के विषय में उपबंध में संसद के विधायी शक्ति से संबंधित है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 245 तथा 246 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया वे वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में। सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। देखते हैं संघीय कर। संघ सूची प्रविष्ट 82 से 92A आर्टिकल तक। एक में है आयकर। कृषि आय को छोड़कर सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क है। एल्कोहलिक पेय पदार्थों, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्ति में पूंजी पर कर। कृषि भूमि को छोड़कर संपदा शुल्क। कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर। संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क। कृषि भूमि को छोड़कर रेल, समुद्र, वायुयान द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट्स के समव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। स्टाम्प ड्यूटी। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान माल के प्रेषण पर कर। अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान सेवाओं पर कर। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधीश ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकती है। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। अब देखते हैं राज्य सूची प्रविष्ट 45 से 63 तक। राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है? तो भू राजस्व पर लगान, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधि पर उत्पाद कर, स्थानीय उपयोग तथा बिक्री के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, रेडियो एवं दूरसंचार के विज्ञापनों पर कर,
सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव जंतुओं और नौकायनों पर कर, पथ कर या मार्ग कर, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिताओं, मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाने पर कर। स्टाम्प शुल्क संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेज पर उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में लिए जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार ऑथोरिटी ऑफ लॉ के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई कर एकत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 265 के तहत कहा गया है। सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्य के मत संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो 18 मई 1990 में किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 18 मई 1990 को किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था। आयोग एवं समितियां, कमीशंस एवं कमेटी। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया है, जो निम्नवत है। आयोग एवं समिति। राज मन्नार समिति 1969 में आया था, जिसके अध्यक्ष DPV मन्नार थे। सहकारिया आयोग 1983 में आया था, जिसके अध्यक्ष रंजीत सिंह सहकारिया थे। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में आया था, जिसके अध्यक्ष मुरारजी देसाई थे। शीतलवार समिति 1996 में आया था, जो MC शीतलवार इसके अध्यक्ष थे। पूंछी आयोग 2007 में आया था, मदन मोहन पूंछी की इसके अध्यक्ष थे। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्युनिसिपल संबंध कहा जाता है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संबंध में। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध का विवरण दिया गया है? तो भाग 11 में। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो भाग 11 में। जल संबंधी विवादों को न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया था कि राज्यपाल के पश्चात पर्यटन राज्य मंत्री परिषद के पद धारिता करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? तो राज मन्नार समिति ने। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासन संबंधी संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 256 से 263 तक। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया था। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों को समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। आप देखते हैं संघ राज्य संबंध भाग 11-12 अनुच्छेद 245 से 293 तक। देखते हैं विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। अब देखते हैं विधायी संबंध। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधायी द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार विधायी संसद के तहत आता है। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून विधायी संबंध में है। अनुच्छेद 247 क्या कहता है? कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 कहता है संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल। अनुच्छेद 250 क्या कहता है? आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 कहता है अनुच्छेद 249 तथा 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता। अनुच्छेद 252 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उसकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 कहता है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 कहता है
संसद द्वारा बनाई गई विधायों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होंगे। अनुच्छेद 255 कहता है सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रतिक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर इसे खारिज न करना। अब देखते हैं अब प्रशासनिक संबंधी अनुच्छेद 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ राज्यों को निर्देश दिया जाना राज्य और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय स्मारक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार। अनुच्छेद 258 के क राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति। अनुच्छेद 260 भारत से बाहर क्षेत्रों में संबंध में संघ के अधिकार। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्यों अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। अनुच्छेद 262 अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन। अनुच्छेद 262 कहता है अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन। अनुच्छेद 263 कहता है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन। अब देखते हैं वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों के संचित निधियों का लेखा जोखा। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 268 केंद्र राज्य द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित हुए विनियोग कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 271 कुछ निश्चित चुंगी वे कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभाव। अनुच्छेद 274 राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ के अनुदान। अनुच्छेद 276 व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। पूछेगा कि वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 283 संचित निधि आकस्मिकता निधि लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्वर्धन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान के कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय के संघ के कराधान से छूट। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राज्य मन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 और सरकारिया आयोग 1983, पुंछी आयोग 2007 का गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों को सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में गठन किया गया था, राज्य मन्नार समिति 1969 में गठन किया गया था, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में गठन किया गया था, सरकारिया आयोग 1983 में गठन किया गया था, पुंछी आयोग 2007 में गठन किया गया था। अब देखते हैं आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो संसद के द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है तो हृदयनाथ कुंजरू। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके सलाह पर लागू किया जाता है तो राज्यपाल के सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि तक लगाया जा सकता है तो 3 वर्ष तक। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इस तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई। इसका कारण कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है।
आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 में 77 तक लागू रहा। आपात की तीसरी उद्घोषणा अंतरिम अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई थी। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है, यानी वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिवोल्यूशन के आधार पर की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा के अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना आवश्यक है? तो 1 माह के अंतराल पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब में लागू किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, टर्म ऑफ लोकसभा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। अब देखते हैं आपातकाल के प्रकार। आपातकाल के 3 प्रकार होते हैं। अनुच्छेद 300 आपातकाल के 3 प्रकार होते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राज्य आपात, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात देखते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान संघ और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो सकता है और संघ और राज्य सूची के विषयों पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। भारत के संघीयात्मक शासन प्रणाली एकात्मक के रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग 3 बार किया गया है। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की प्रशासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन और भत्ते की कटौती की जा सकती है और इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। अब देखते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग की संरचना। वित्त आयोग की संरचना। अध्यक्ष होते हैं सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति। इसके 4 भाग में बांटा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले व्यक्ति, सरकार के वित्तीय और लेखाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो राष्ट्रपति रखवाता है। भारत के वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों तक होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत के वित्त आयोग देखते हैं क्रम के अनुसार गठन, अध्यक्ष का नाम और अनुशंसा वर्ष। पहला वित्त आयोग 1951 में गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। इसका शासनकाल चला था 1952 से 57 तक। दूसरा वित्त आयोग का गठन 1956 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे के संथानन और इनका समय था 1957 से 1962 तक। तीसरा वित्त आयोग का गठन 1960 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे एम के चंद्रा का शासन था 1962 से 66 तक। चौथा वित्त आयोग का गठन 1964 में किया गया था, डॉक्टर पीवी राजमन्नार के अध्यक्षता में 1966 से 69 तक। पांचवा वित्त आयोग का गठन 1968 में किया गया था, महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे।
1969 से 1974 तक इनका शासन था। छठा 1972 में गठन किया गया था। ब्रह्मानंद रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। अनुशंसा वर्ष था 1974 से 79 तक। सातवां वित्त आयोग 1977 में गठन किया गया था। वित्त आयोग के अध्यक्ष थे JM सेलेट। 1979 से 1984 तक इसका शासन था। आठवां वित्त आयोग का गठन 1982 में YV चौहान की अध्यक्षता में 1984 से 1989 तक इनका समय था। नौवां वित्त आयोग का गठन 1987 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे NKP साल्वे। इनका शासनकाल था 1989 से 95। 10वां वित्त आयोग का गठन 1992 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे KC पंत। इनका शासन समय चला था 1995 से 2000 तक। 11वां वित्त आयोग 1998 में गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर AM खुसरो। इनका वर्ष था 2000 से 2005 तक। 12वां वित्त आयोग का गठन 2002 में किया गया था, डॉक्टर C रंगराजन के अध्यक्षता में। 2005 से 2010 तक इनका शासन था। 13वां वित्त आयोग का गठन 2007 में किया गया था, डॉक्टर विजय केलकर के अध्यक्षता में। इसका समय था 2010 से 15 तक। 14वां वित्त आयोग 2013 में गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर YV रेड्डी। 2015 से 2020 तक समय था। 15वां वित्त आयोग 2017 में गठन किया गया था। इसके 2017 के अध्यक्ष हैं 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, जिस समय शासनकाल चला 2021 से 2026 तक। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संतुति से निर्धारित होती है? तो वित्त आयोग की संतुति से। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। केंद्रीय एवं राज्य के मध्य वित्तीय फाइनेंशियल विवाद के समाधान किस संस्था के द्वारा होती है? तो वित्त आयोग के द्वारा होती है। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो वित्त आयोग करता है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व की राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। भारत में संचित निधि में से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान को कौन विनियय करता है? तो वित्त आयोग करता है। 15वें वित्त आयोग की संरचना। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे 2017 दिसंबर से 2018 तक शक्तिकांत दास। डॉक्टर अनूप सिंह सदस्य थे पूर्वकालीन। डॉक्टर अशोक लहाड़िया सदस्य थे अल्पकालीन। डॉक्टर रमेश चंद्रा सदस्य थे पूर्वकालीन। अरविंद मेहता सचिव थे। 15वें वित्त आयोग के सचिव थे अरविंद मेहता। और अजय नारायण झा थे सदस्य पूर्वकालीन। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। अब देखते हैं नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। उपाध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। उपाध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सदस्य होते हैं पूर्वकालीन। अंशकालीन सदस्य अग्रणीय विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालीन सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र में हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों या परिषदों विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम के अनुसार कौन सा दर्जा दिया गया है? तो भारत के सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति, इसका निर्माण किया गया था 1 जनवरी 2015 को। पूर्ववर्ती था योजना आयोग का अधिकार क्षेत्र है भारत सरकार का। मुख्यालय है नीति आयोग का नई दिल्ली। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है परमेश्वर अय्यर। अब वेबसाइट है नीति.gov.in। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली के तहत कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? के संस्थानन का। वरीयता अनुक्रम, टेबल ऑफ प्रीडिक्शंस। वरीयता क्रम 1 में आते हैं राष्ट्रपति, 2 में आते हैं उपराष्ट्रपति, 3 में आते हैं प्रधानमंत्री। वरीयता क्रम 4 में आते हैं अपने राज्यों में राज्यपाल। वरीयता क्रम 5 में आते हैं पूर्व राष्ट्रपति। अनुच्छेद 5 के वरीयता क्रम 5 के क में आते हैं उप प्रधानमंत्री। वरीयता क्रम 6 में आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। वरीयता क्रम 7 में आते हैं संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अनेक अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष का नेता। वरीयता क्रम 7 के क में आता है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। वरीयता क्रम 8 में आते हैं अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल। वरीयता क्रम 9 में आता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। वरीयता क्रम 9 के क में आता है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य चुनाव आयोग, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। वरीयता क्रम 10 में आते हैं राज्यसभा के उपसभापति। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाता है। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को। भारत के मुख्य निर्वाचित आयोग की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयोग को उसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयोग को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 324 में कहा गया है चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में ही निहित होती है। अनुच्छेद 325 चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 326 कहता है लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। अनुच्छेद 327 कहता है विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 कहता है राज्य विधायिका का संबंध राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनने की शक्ति। अनुच्छेद 329 कहता है चुनाव संबंधित विषयों में मान्य न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 के क कहता है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान और निरसित। मुख्य चुनाव आयोग किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो विधिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो 1985 में प्रदान किया गया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? तो जहां 2 दलीय प्रणाली प्रचलित है वहां नहीं होती है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु तो उसके पास सदस्य के कम से कम 10% सदस्य होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो 1989 एवं 1993 में। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो 1989 एवं 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 15 फरवरी 1985 को। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो 15 फरवरी 1985 को।
निर्वाचन प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसेस का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट 1951 की धारा 14 के अंतर्गत की जाती है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा